I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain the meaning and types of demand. Demand क्या है? Generally, demand, desire, wish, willingness इन सबको एक दूसरे के सिनोनिम्स की तरह यूज किया जाता है. But in economics, demand is completely different from all these. डिमांड के लिए 3 कंडीशंस का होना जरूरी है. फर्स्ट, डिजायर टू परचेज, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा. सेकेंड, एबिलिटी टू पे, उस वस्तु को खरीदने के लिए आपके पास पर्याप्त साधन हो. और थर्ड, विलिंगनेस टू पे, उन साधनों को व्यय करने की तत्परता. फॉर एग्जाम्पल, मेरी इच्छा एक कार खरीदने की है, परंतु मेरे पास कार खरीदने के लिए रुपए नहीं है. तो क्या होगा? मेरी डिजायर सिर्फ विश बनकर रह जाएगी और मांग में कन्वर्ट, डिमांड में कन्वर्ट नहीं होगी. मेरे पास कार खरीदने की इच्छा भी है, डिजायर भी है, कार को खरीदने के लिए मेरे पास पर्याप्त रुपए भी है, परंतु मैं उन रुपयों को कार खरीदने में स्पेंड नहीं कर रही हूं, यानी मैं थर्ड कंडीशंस को पूरा नहीं कर रही हूं, तो भी मेरी डिजायर, डिमांड नहीं बनेगी, यह सिर्फ विश कहलाई जाएगी. बट यदि मेरी कार खरीदने की इच्छा है, कार को खरीदने के लिए मेरे पास रुपए भी हैं और उन रुपयों को मैं कार खरीदने के लिए स्पेंड कर रही हूं, तभी मेरी इच्छा या डिजायर डिमांड में कन्वर्ट होगी. तो क्लियर है कि डिमांड के लिए 3 कंडीशंस का होना जरूरी है. डिजायर टू परचेज, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे. इन अदर वर्ड्स, डिमांड रेफर्स to the given quantity of a particular good that consumer is willing and able to purchase at a certain price during a specified time. डिमांड के लिए, डिमांड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड विथ प्राइस. डिमांड को हमेशा प्राइस के साथ कनेक्ट किया जाता है. सेकेंड, डिमांड के लिए विलिंगनेस और एबिलिटी टू परचेज पावर होनी चाहिए. एंड डिमांड हमेशा स्पेसिफाइड टाइम से रिलेटेड होती है. यदि ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो हम कहेंगे कि हमें उस वस्तु की, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड है. नाउ, डिमांड फंक्शन. What is demand function? Demand function is a relation between demand and factors determining demand. डिमांड को जो फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं और जो प्रोडक्ट की डिमांड होती है, उनके बीच के रिलेशन को डिमांड फंक्शन बताता है. तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डिमांड फंक्शन dx. dx मीन्स x गुड की डिमांड. किसका फंक्शन है? px, प्राइस ऑफ द x गुड. आप जो प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हो उसका प्राइस. प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड pr, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एंड u ऑल अदर डिटर्मिनेंट्स फैक्टर्स. px, डिमांड और प्राइस में इनडायरेक्टली रिलेशन होता है. यदि किसी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाते हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और यदि किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है. PR, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड. रिलेटेड गुड्स में कौन कौन सी गुड्स आती है? सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अब पहले सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं. जैसे चाय के कई ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं. यदि मैं ताजमहल चाय पीती हूं, ताजमहल मेरा मेन प्रोडक्ट है, ताजमहल चाय, लेकिन सपोज यदि रेड लेबल चाय के
प्राइस कम हो जाते हैं। तो मैं सोचूंगी कि ठीक है, ताजमहल बहुत एक्सपेंसिव आ रही है, एक बार स्विच कर देखते हैं और हो सकता है मैं रेड लेवल की डिमांड बढ़ा दूं और ताजमहल की डिमांड कम कर दूं। तो ये किसका इफेक्ट हुआ? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस में चेंजेस के कारण इसकी डिमांड में चेंज आना। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे ब्रेड के साथ बटर। अब यदि बटर के प्राइस में कमी हो रही है तो आप क्या करोगे? बटर की डिमांड बढ़ा दोगे, लेकिन साथ साथ ब्रेड की भी तो डिमांड बढ़ा दोगे, क्योंकि बटर हम ब्रेड के साथ यूज करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने के कारण जब मेन प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज होता है तो ये हो गया PR, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड से इफेक्ट हो रही है। नेक्स्ट, बाई इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यदि इनकम बढ़ती है तो ऑब्वियसली आप किसी प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड करोगे। पहले आपके पास इनकम ज्यादा नहीं थी तो आप हर चीज सोच सोच के डिमांड कर रहे थे, हर चीज को प्रॉपर तरीके से अपने इनकम को स्पेंड कर रहे थे। अब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप वस्तुओं के प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा करने लगोगे। नेक्स्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। यदि मेरे टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं आता है, मेरी प्रेफरेंस एक प्रोडक्ट के लिए ही रहती है। ताजमहल चाय की बात करते हैं, यदि मुझे सिर्फ ताजमहल चाय में टेस्ट आता है और मेरी ब्रांड लॉयल्टी सिर्फ ताजमहल चाय के लिए है, तो मार्केट में कितने भी सब्स्टिट्यूट आ जाए, उनके प्राइस में कितना भी वेरिएशन हो जाए, मेरी डिमांड नहीं बदलेगी। मैं सेम प्रोडक्ट को, चाहे कितना भी प्राइस में फर्क आ जाए, मैं सेम प्रोडक्ट को यूज करूंगी। बट यदि मेरे टेस्ट और प्रेफरेंस स्विच हो जाती है तो उस सिचुएशन में यदि सब्स्टिट्यूट प्राइस में कुछ वेरिएशन होता है तो उस सिचुएशन में मैं ताजमहल से स्विच होकर रेड लेबल चाय या टाटा चाय पर आ जाऊंगी। नाउ यू मीन्स ऑल अदर डिटर्मिनेंट्स। जैसे यदि पॉपुलेशन ज्यादा है तो क्या होगा? ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा डिमांड। यदि फैशन में कोई प्रोडक्ट आ जाता है, कई बार क्या होता है, कोई वस्तु अचानक फैशन में आ गई, कोई ड्रेस है अचानक फैशन में आ गई, तो क्या होगा? उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो जैसे फैशन खत्म होता है, डिमांड खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। सेम, यदि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं, प्रेजेंट में प्राइस में कोई भी वेरिएशन नहीं हुआ है, बट कई बार ये र्यूमर्स उठ जाती है कि फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्रीज होगा, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? प्रेजेंट में ही उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा दोगे ताकि एटलीस्ट कुछ समय के लिए आप उसका स्टॉक अपने पास रख सके। तो ये सारे फैक्टर्स डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। टाइप्स ऑफ डिमांड, इनको मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। Individual demand is the demand for a product at a certain price during a specified period of time by a single consumer is known as a individual demand. जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड एक कंज्यूमर के द्वारा की जाती है तो इसको हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। मार्केट डिमांड, the aggregate of all the individual demands by all the consumers is called market demand. यदि हम सारे इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के डिमांड का एग्रीगेट निकाल लें तो हमें मार्केट डिमांड पता चल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं बर्गर की डिमांड कर रही हूं, मैकडी में जाकर बर्गर की डिमांड करती हूं, तो ये मेरी एक इंडिविजुअल डिमांड है। बट यदि मार्केट में मैकडी में इतने सारे कंज्यूमर्स बैठे हुए, इतने सारे कस्टमर्स बैठे हुए हैं, उनके द्वारा कितने बर्गर्स की डिमांड की जा रही है उसका एग्रीगेट निकालेंगे तो इसको हम मार्केट डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट है फर्म एंड इंडस्ट्री डिमांड। द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट at a certain
price over a specified period of time from a single organization is called firm demand. यदि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड की जाती है तो उसे फर्म डिमांड कहते हैं, बट द सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इंडस्ट्री डिमांड. फॉर एग्जाम्पल, यदि मारुति कार की बात की जाए तो मारुति कार एक फर्म है. तो मारुति एक फर्म का नाम है, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है. तो पूरे टाइम पीरियड में, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में ओवरऑल मारुति की कितनी डिमांड हुई है, ये फर्म डिमांड में आएगा. लेकिन यदि हम पूरे इंडस्ट्री की बात करें तो उस सिचुएशन में मारुति है, हुंडई है, टाटा मोटर्स है और भी कई ब्रांड्स हैं, उन सबके कार की उस स्पेसिफाइड पीरियड में उन सबकी कितनी कार की डिमांड हुई है, इसको हम इंडस्ट्री डिमांड में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिमांड. शॉर्ट टर्म डिमांड नाम से क्लियर है, जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए की जाती है तो इसको शॉर्ट टर्म डिमांड कहते हैं. यह ज्यादातर जैसे है सीजनल डिमांड होती है. आप सपोज विंटर्स हैं, विंटर्स में ब्लैंकेट्स की डिमांड बढ़ जाती है, वूलन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाती है और जैसे विंटर फिनिश होते हैं वैसे इनकी डिमांड खत्म हो जाती है. सेम कोई भी प्रोडक्ट यदि मार्केट में आ गया और उसका फैशन बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, फैशन के पीछे दुनिया भागती है तो उसकी डिमांड अचानक बढ़ जाएगी. लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट का फैशन खत्म हो जाता है उसकी डिमांड भी खत्म हो जाती है. तो शॉर्ट टर्म डिमांड फैशन और सीजन से इफेक्टेड होती है, बट लॉन्ग टर्म डिमांड ज्यादातर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म डिमांड में हम उन प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं जो लंबे समय तक यूज होते हैं. जैसे यदि फर्नीचर है, टीवी है, फ्रिज है, उस सिचुएशन में आप मार्केट में जाके एकदम ऐसे ही नहीं कि पसंद आ गया और आपने खरीद लिया, आप उसका प्रॉपर सर्वे करोगे क्योंकि आप उसके लिए बड़ा अमाउंट स्पेंड कर रहे हो. तो ऐसे लॉन्ग टर्म डिमांड आपके एडवर्टाइजमेंट से इफेक्ट होती है, आपके पास कितना मनी है स्पेंड करने के लिए उससे इफेक्टेड होती है, और मार्केट में जो प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हो उसका रिव्यू कैसा है. तो लॉन्ग टर्म की डिमांड इन सब बातों से इफेक्टेड होती है और ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की होती है. नेक्स्ट है ऑटोनोमस एंड डिराइव्ड डिमांड. ऑटोनोमस मींस डायरेक्ट डिमांड. जिस प्रोडक्ट की डिमांड डायरेक्टली होती है और किसी दूसरे प्रोडक्ट से इफेक्टेड नहीं होती है उसको ऑटोनोमस डिमांड कहते हैं. जैसे मुझे भूख लगी, मैंने खाना खाया, मेरी खाने की डिमांड किसी और प्रोडक्ट से इफेक्टेड नहीं है. मुझे प्यास लगी, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, तो मेरी भूख की डिमांड, प्यास की डिमांड किसी और चीजों से इफेक्टेड नहीं हो रही है, डायरेक्ट उत्पन्न हो रही है. तो इसको हम ऑटोनोमस या डायरेक्ट डिमांड कहेंगे. डिराइव्ड डिमांड, जब एक प्रोडक्ट की डिमांड दूसरे प्रोडक्ट से प्रोड्यूस होती है, दूसरे प्रोडक्ट के कारण प्रोड्यूस होती है, तो इसको हम डिराइव्ड डिमांड कहते हैं. जैसे कार और पेट्रोल. यदि मार्केट में कार की डिमांड बढ़ जाती है तो कार की डिमांड बढ़ेगी तो आप पेट्रोल की डिमांड भी तो बढ़ाओगे. क्यों? क्योंकि कार पेट्रोल से ही चलनी है. तो पेट्रोल की डिमांड किससे ड्राइव हो रही है? आपकी कार से. तो जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड किसी दूसरे प्रोडक्ट के कारण प्रोड्यूस होती है तो उसको हम डिराइव्ड डिमांड कहते हैं. या फिर जब बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं तो बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स की जरूरत होती है, सीमेंट की जरूरत होती है, तो ब्रिक्स, सीमेंट, इन सब की डिमांड किस वजह से उत्पन्न हो रही है? बिल्डिंग बनाने के लिए या घर बनाने के लिए. तो जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड डायरेक्ट होती है उसको ऑटोनोमस डिमांड, और जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड किसी दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड से इफेक्टेड होती है तो इसको डिराइव्ड डिमांड कहते हैं.
नेक्स्ट है पेरिशेबल एंड ड्यूरेबल गुड्स डिमांड। पेरिशेबल, जो प्रोडक्ट्स जल्दी खराब हो जाते हैं, जो गुड्स, यदि जो गुड्स हैं वो जल्दी खराब हो जाती हैं तो उसको हम पेरिशेबल डिमांड कहते हैं। पेरिशेबल डिमांड ज्यादातर सिंगल यूज के लिए होती है। आप खाने की डिमांड कर रहे हो, सिंगल यूज है। कोल्ड ड्रिंक की डिमांड कर रहे हो, सिंगल यूज है। तो पेरिशेबल डिमांड सिंगल यूज के लिए की जाती है और शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है। बट ड्यूरेबल गुड्स डिमांड, जो प्रोडक्ट्स हमारे लंबे टाइम तक यूज होते हैं, उन प्रोडक्ट्स की डिमांड ड्यूरेबल गुड्स डिमांड में आती है। जैसे फर्नीचर की डिमांड, टीवी की डिमांड, फ्रिज की डिमांड, हाउसेस की डिमांड, क्लोथ्स की डिमांड। तो ये सब ड्यूरेबल गुड्स डिमांड के एग्जाम्पल हैं। नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ डिमांड एनालिसिस। फर्म को डिमांड एनालिसिस की जरूरत क्यों होती है? फर्स्ट, प्राइसिंग पॉलिसी। कोई भी फर्म जब अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करती है तो सबसे पहले वो ये चेक करती है कि उसकी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। यदि प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो वो प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा सकती है, लेकिन यदि प्रोडक्ट की डिमांड ही बहुत कम है तो उस सिचुएशन में वो प्राइस में चेंज नहीं करेगी, क्योंकि यदि डिमांड ऑलरेडी कम है और प्राइस बढ़ा दिए तो क्या होगा? जो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं वो किसी और प्रोडक्ट की तरफ स्विच हो जाएंगे और उसकी प्रोडक्ट की डिमांड और कम हो जाएगी। नेक्स्ट है सेल्स फोरकास्टिंग। सेल्स फोरकास्टिंग डिमांड एनालिसिस की बेसिस पर ही बनाई जाती है। फ्यूचर में या एक स्पेसिफाइड पीरियड में उसके प्रोडक्ट की कितनी सेल होगी, यह डिमांड पर ही डिपेंड करता है। यदि उस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी। तो सेल्स फोरकास्टिंग कैन बी मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। मार्केटिंग डिसीजंस। फर्म के मार्केटिंग डिसीजंस उसकी डिमांड पर बेस होते हैं। किसी भी फर्म को अपने प्रोडक्ट को कितना एडवर्टाइज करना है, उसकी कितनी अट्रैक्टिव पैकिंग बनानी है, ये सब उसकी डिमांड पर डिपेंड करता है। यदि किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तब तो ठीक है, वो उसकी अट्रैक्शन पे और उसकी पैकेजिंग पे अच्छा सा स्पेंड कर सकती है, अच्छा एक्सपेंडिचर कर सकती है। लेकिन मान लो यदि उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत कम है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? यदि वो पैकेजिंग और अट्रैक्शन चार्जेस बढ़ा देती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएंगे और जितनी डिमांड हो रही है उतनी भी उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी। तो मार्केटिंग डिसीजंस भी डिमांड एनालिसिस से इफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन डिसीजन। किसी भी फर्म को कितना प्रोडक्शन करना है ये भी डिमांड पर बेस होता है। यदि किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। यदि डिमांड कम है और उस सिचुएशन में फर्म ने प्रॉपर डिमांड एनालिसिस नहीं किया और प्रोडक्शन ज्यादा करके बैठ गई तो क्या होगा? सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो या तो प्रोडक्शन बेकार पड़ा रहेगा या उसे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को कम प्राइस पर बेचना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन डिसीजन लेते समय भी फर्म डिमांड एनालिसिस को ध्यान में रखती है। लास्ट है फाइनेंशियल डिसीजन। किसी भी फर्म को कितना फाइनेंस इकट्ठा करना है ये भी डिमांड पर बेस्ड होता है। वो अपने प्रोडक्ट की डिमांड एनालिसिस करती है। यदि फ्यूचर में उसकी डिमांड के बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं तो वह अपने प्रोडक्ट पर ज्यादा इन्वेस्ट कर सकती है और उसके लिए कहां कहां से फाइनेंस अरेंज करना है इसकी प्लानिंग कर सकती है। नाउ काइंड्स ऑफ डिमांड। देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ डिमांड्स: प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड एंड क्रॉस डिमांड। प्राइस डिमांड, when there is a change in demand because of the change
in price itself of that product itself, that is called price demand. यदि X गुड की डिमांड में चेंजेस X गुड के प्राइस में चेंज के कारण हो रहा है तो इसको हम प्राइस डिमांड कहेंगे. सेकेंड, इनकम डिमांड. इफ देयर इज अ चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ द चेंज इन इनकम, दैट इज कॉल्ड इनकम डिमांड. यदि कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है, और कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो डिमांड कम हो जाती है. तो इनकम और डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन होता है, जबकि प्राइस और डिमांड का इनडायरेक्ट रिलेशन होता है. जब प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम होती है, और प्राइस कम होते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है. थर्ड, क्रॉस डिमांड. व्हेन देयर इज अ चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्राइस, नॉट बिकॉज ऑफ दैट प्रोडक्ट but because of the change in interrelated goods, then it is called cross demand. Interrelated goods में कौन सी goods आती है? अभी आपने पहले ही पढ़ा है, substitute goods and complementary goods. Substitute goods जैसे चाय का substitute कॉफी है, तो कॉफी के प्राइस में चेंज होने के कारण यदि चाय की डिमांड में चेंजेस आते हैं तो इसको हम क्रॉस डिमांड बोलेंगे. या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो साथ साथ डिमांड की जाती हैं, जैसे ब्रेड की कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या है? बटर. तो बटर के प्राइस में चेंज आने के कारण ब्रेड के डिमांड में जो चेंज होता है उसको हम क्रॉस डिमांड कहते हैं. नाउ दिस टॉपिक इज ओवर. इन द नेक्स्ट सेशन आई विल एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, एंड वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, आई हैव रिटन द ब्लॉग्स फॉर द सेम, and you can check the link in the description box. And if you like my lecture, then you can subscribe my channel too. Bye and take care.